Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Sani and I'm back with another video of the Research Aptitude PYQ series. As you all know that previously we have done 40 above questions of the Research Aptitude series, and in this video we are going to do the next further 20 questions of the Research Aptitude. Chaliye. So the first question is yours. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप। रिसर्च स्टेप के आपने क्या करने हैं, यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो एस टाइप के क्वेश्चंस में आपका जो पहला स्टेप होगा वो क्या रहेगा कि आप इसके अंदर पहला और अपना लास्ट स्टेप निकालो यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आप कोई भी रिसर्च करने से पहले एक टॉपिक आप यू हैव टू सिलेक्ट दैट ऑन विच टॉपिक यू आर गोइंग टू रिव्यू योर रिसर्च। चलो ये हो सकता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये आपका किसी भी साइंस में सबसे पहला स्टेप नहीं हो सकता है। व्हाट इज, यू शुड नो अबाउट व्हाट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है बच्चे, आप जिस भी टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हो उसके रिगार्डिंग किसने रिसर्च करी हुई है, आप उससे जाकर पूछोगे उसके बारे में, क्या उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, क्या उन्होंने डिफिकल्टीज फेस करी यहाँ पर, या फिर व्हाट सूट द बेस्ट इन डूइंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च। तो इन अपनी रिसर्च के रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन या अपनी जितनी भी क्वेरीज वहाँ पर पूछते हो, दैट इज नोन एज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक यहाँ पर भी है, तो यानी कि आपका जो बी है वो हर तरीके से आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे कि किन किन बंदों ने इस टॉपिक पर ऑलरेडी रिसर्च करी हुई है। आप उनके पास जाओगे, बातें करोगे, क्वेरीज सोल्व करोगे अपने। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका ए एंड डी इन दोनों के अंदर, यहाँ पर भी नहीं है आपका, यहाँ पर भी नहीं है आपका, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा आपका ए एंड डी। अब देखो इसमें इतना टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट जाओ लास्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ फाउंडिंग्स, यहाँ पर है डाटा कलेक्शन। देखो दोनों में आप रिजल्ट देखो, यहाँ पर पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे या फिर अपने डेटा से आप कुछ रिजल्ट्स को यहाँ पर इंटरप्रेट करोगे कि जो भी आपने फाइंडिंग्स की हैं, जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है। तो ये तो बच्चे आपका ऑलरेडी गलत हो गया ना, कि डेटा कलेक्शन सबसे लास्ट में करोगे आप। जब तक आपने डेटा ही कलेक्ट नहीं किया है, आप इंटरप्रिटेशन किस चीज़ की कर रहे हो, आपने फाइंड ही नहीं किया कुछ, आप इंटरप्रेट क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो द करेक्ट आंसर इज योर ए। सबसे पहले आप क्या करते हो, सिलेक्ट योर टॉपिक एंड विद द टॉपिक यू रिव्यू द लिटरेचर, कि जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी है उनके साथ जाना, बातचीत करना, क्वेरीज सॉल्व करना। आफ्टर दैट दे विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू कैन कलेक्ट योर डेटा। ऑथेंटिक डेटा आपको कहाँ से मिलेगा यहाँ पर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे एंड आफ्टर दैट इंटरप्रेट ऑफ फाइंडिंग्स। उस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया है वहाँ से उसका क्या करोगे, फाइंडिंग्स जो आपने ली हैं उनको इंटरप्रेट करोगे, वहाँ से आप रिजल्ट निकालने की कोशिश करोगे, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करोगे यहाँ पर। तो दिस इज हाउ यू विल डू योर रिसर्च। मैंने आपको प्रोसेस हमेशा बोली है, चाहे पेपर 1 है आपका, चाहे पेपर 2 है आपका, हर किसी के अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज योर डिकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन। जो डिकंस्ट्रक्शन है आपका वो कौन सी रिसर्च का सबसे पॉपुलर मेथड है आपका, तो इसका आंसर है आपका लिटरेचर। नाउ यू शुड नो व्हाट इज डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन एक्चुअली में होता क्या है आपका, ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन इज अ क्वालिटेटिव टेक्नोलॉजी ड्राइव फ्रॉम फिलोसॉफिकल साइंस that allows to show what is hidden to reveal the implicit meaning of sustainability assessment tool। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी है आपका, एप्लीकेशन टू ऑल काइंड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सुटेबल फॉर ए रिव्यू आर्टिकल यहाँ पर। तो इसके अंदर जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका लिटरेचर। अब इसका आंसर लिटरेचर क्यों है आपका, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप इसके अंदर एक क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी है जो कहाँ से ली गई है, आपकी फिलोसॉफिकल साइंस से ली गई। इसके अंदर आप क्या करते हो, वो चीज़ें शो करते हो जो हिडन है, रिवील करते हो किसी चीज़ के मतलब का, और ये चीज़ें कहाँ करते हो आप लिटरेचर के अंदर करते हो बेसिकली। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 63। द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज। यानी कि आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में जो वेरिएबल एक रिलेशन शो करता है आपका, वो कौन सा होता है आपका, ठीक है, वो होता है आपका कंट्रोल वेरिएबल। अब आपका जो ये होमवर्क है ये रहे कि ये वेरिएबल्स कौन से होते हैं। इफ यू नो देन कमेंट द आंसर इन द कमेंट योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। तो इसके अंदर आपने जो दोनों टाइप के आपके वेरिएबल है वहाँ पर आप इनको शो करोगे। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ साथ साथ, ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है
एंड आपका एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में टीचर क्या करेगा, अपनी किसी भी चीज को चेंज करेगा जिस चीज के बेस पर। अच्छा एक और चीज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी काम करेगा उसका डायरेक्ट कंट्रोल या फिर डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। मैं अगर यहाँ पर टीचर हूँ तो मैं क्या हूँ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ। इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग देन आई हैव टू चेंज इन माई मेथोडोलॉजीज। टीचिंग मेथोडोलॉजीज के अंदर मुझे चेंज करना होगा बिकॉज आई एम द एक्टिव प्रोसेस हियर, एक्टिव पर्सन हियर एंड यू आर पैसिव। आपका रोल यहाँ पर पैसिव है, आप सिर्फ सुनोगे मेरी बात को जो मैं आपको बोलूंगी यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में क्या चीज हो रही है, कंट्रोल। और कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि टीचर। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के कौन रख रहा है, आपका कंट्रोल वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जब मैंने आपको ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कराए थे, मैंने आपको बोला था इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे और बहुत बार आएंगे यहाँ पर। और देखो इसी यूनिट के अंदर आपके बहुत बार ऐसे इसके क्वेश्चन आपके रिपीट भी हुए हैं यहाँ पर। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपका सिंपल रैंडम, आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर दोनों ही आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट्स हैं। एक कोटा सैम्पलिंग है जो ये है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है, आप एक चीज का कोटा डिसाइड कर लेते हो कि आप किस चीज के ऊपर बेसिकली किस करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या फिर किस स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर आप रिसर्च यहाँ पर करने वाले हो। सिंपल रैंडम में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होता। सिंपली रैंडमली आप एक चीज को कलेक्ट करते हो, सैंपल कलेक्ट करते हो और उसके ऊपर आप रिसर्च करते हो। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है, आपका होमोजीनियस विदिन एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन, यानी कि एक ग्रुप होगा उसके अंदर मेल फीमेल और यहाँ पर सारे के सारे चाइल्ड होंगे। ये होगा आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि एक ग्रुप के अंदर ये क्या है आपका होमोजीनियस, तो सारे के सारे आपके क्या है सेम है, दैट इज व्हाई इट इज होमोजीनियस विद इन। लेकिन आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये दोनों क्या है आपस में डिफरेंट है, तो ये आपके क्या है हेट्रोजीनियस बिटवीन। यही आप क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, एक ही ग्रुप के अंदर आपके मेल फीमेल और आपके चाइल्ड। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस विद इन, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर एक सैम्पलिंग के अंदर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा के बारे में आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो उनके बारे में डेटा। तो ये चीज होती है क्लस्टर। कोटा मैं आपको बता चुकी हूँ। तो द करेक्ट आंसर ये सारे क्या है आपके प्रोबेबिलिटी के पार्ट है और ये अकेला ही क्या है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है यहाँ पर। देन है आपका 65 अ रिसर्च पेपर इज। रिसर्च पेपर आपका क्या होता है, कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक, जी नहीं। कंटेन ओरिजिनल रिसर्च एज डीन बाय द ऑथर, रिसर्च पेपर ऐसा होता ही नहीं, ओरिजिनल रिसर्च उसके अंदर होती ही नहीं है डीन बाय द ऑथर। कंटेन प्री रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स, हाँ जी ये होता है आपका रिसर्च पेपर। कैन बी पब्लिश इन मोर देन वन जर्नल, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। सो रिसर्च पेपर आपका क्या होता है, जो कंटेन करता है पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अ रिसर्च एथिक्स। देखो बेटा 2023 में इसके रिसर्च एथिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके, तो इन चीज को आप ध्यान से देख लेना यहाँ पर। रिसर्च एथिक्स, अच्छा इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमें बताना है कौन सा रिसर्च एथिक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स, ये तो रिसर्च एथिक्स के अकॉर्डिंग है ही नहीं आपका कि आप किसी और के पेपर को पब्लिश नहीं कर सकते और वो भी उसको बिना बताए, ये क्या है आपका अनएथिकल होता है। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रेलिवेंट फील्ड और रेलिवेंट प्रियर वर्क, यहाँ आप नहीं कर सकते हो, ये आपका दोनों गलत है। फिर आपका ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम अ डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजन इन अ रिसर्च पेपर, ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक सेकेंड, ये गलत है आपका। ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम अ डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजन इन अ रिसर्च पेपर,
including a colleague as an author as a research paper in return to a favor even though the colleague did not make a serious contribution of the paper. Simply साफ साफ लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी कि conducting a review of literature that acknowledges the contributions of other people in the relevant field or relevant prior work. ये मैंने आपको बताया था कि what is, ये यहाँ पे यही बताया हुआ है कि रिव्यू लिटरेचर आपका होता क्या है। तो रिव्यू लिटरेचर क्या है आपका, एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रेलिवेंट फील्ड और रेलिवेंट प्रायर वर्क। जिस बंदों ने इसके ऊपर पहले से रिसर्च करी है उसकी नॉलेज को एक्नॉलेज में रखकर कंट्रीब्यूशन में लेकर उस रिसर्च को करना। चलो नेक्स्ट है आपका 67, द फॉलोइंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। सिंपल रैंडम मैंने आपको बताया कौन सी रिसर्च होती है आपकी, सर्टिफाइड भी मैंने आपको बता दिया, कोटा मैंने आपको क्लस्टर, ये तीनों आपके पहले थे, ये कौन से आपका प्रोबेबिलिटी का, ओनली कोटा है आपका जो क्या है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन एज मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर्मेट, इसमें से आपका कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये आपका होल्ड डोनाल्ड एफ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन न्यू दिल्ली प्रेनेटिक्स और आपका प्रेटेंसेस होल ऑफ इंडिया 2005। एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है आपकी, क्योंकि सारे ही आपके सेम लिखे हुए हैं। चलिए आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर ओमिट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वर्कशॉप इज, एक वर्कशॉप क्या होती है, ठीक है। अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन टॉपिक, जी नहीं। मीटिंग फॉर डिस्कशन, जी नहीं। अ क्लास एट अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी इन विच अ टीचर एंड द स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक, ये तो आपकी वर्कशॉप होती ही नहीं है। अ ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर अ स्मॉल ग्रुप एम्फसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल और टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, हाँ जी। वर्कशॉप आपको दी जाती है किसी एक टेक्निक या फिर कोई छोटी सी ट्रेनिंग जिसके अंदर आप क्या की जाती है, आपकी स्किल को डेवलप किया जाता है and you will the people will let you know that how to solve a specific problems, उसकी टेक्निक आपको बताई जाएगी। यहाँ पर आपको आता है एक ड्रिल प्रैक्टिस नाम का वर्ड आता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वर्क ऑन हैंड, ठीक है, या फिर हैंड ऑन वर्क, आप यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है। आपका जो नेचर होगा, जो ट्रेनिंग होगा, वो सिर्फ पैसिव नेचर का होगा, वो आपको चीजें बताएगा, बट एक्चुअल में यू आर द वन हु इज डूइंग द वर्क। तो यही वर्कशॉप होती है, कोर्स होता है छोटा सा जिसके अंदर आपके स्किल्स को डेवलप किया जाता है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज अ वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है आपकी, अब प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्ग्यूमेंट, जी नहीं। अब पहले से प्रूवन कैसे हो सकती है वो आपको, नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड। देखो नॉट रिक्वायर्ड क्यों नहीं होगा, वर्किंग हाइपोथेसिस के ऊपर आप काम कर रहे हो यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है उसकी, बिल्कुल है यहाँ पर। अब प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, देखो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तभी तो वो क्या है आपकी वर्किंग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, क्योंकि वो वर्किंग है इसलिए, क्योंकि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि फर्दर रिसर्च करने के लिए वी विल एक्सेप्ट दिस हाइपोथेसिस, कि इस हाइपोथेसिस के रिलेटेड में अंडर में हम क्या करेंगे, आगे अपने रिसर्च को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, which one of the following is an indication of the quality of research journal, यानी कि रिसर्च जर्नल की क्वालिटी को कौन बताता है, तो ये बताता है आपका इम्पैक्ट फैक्टर। अब ये आपका होमवर्क है बच्चे, देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि हाउ टू डू द PYQ। अब ये H इंडेक्स, G इंडेक्स, I10 इंडेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में चाहे आप 2 या 3 लाइन लिखोगे, बट यू हैव टू ऐड दिस टॉपिक ऑन योर नोट्स, क्योंकि देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस कि आपके जो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन बनेंगे दे विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर छोटी छोटी लाइन आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं। चलो अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द रिसर्च एथिक्स इज हियर। ओके, गुड रिसर्च एथिक्स मीन, गुड रिसर्च एथिक्स को क्या मतलब होता है, नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर योर रिसर्च। भाई क्यों, हमें क्रेडिट तो देना बनता है ना, जिस बंदे का भी अगर आपके एक्नॉलेज में ले रहे हैं हम किसी बंदे का कुछ भी कंट्रीब्यूशन है या फिर कुछ भी उसने रोल प्ले किया है, तो वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू दैट पर्सन, हमें देना होता है क्रेडिट वहां पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन PhD रिसर्च स्टूडेंट ओनली। चलो देखते हैं,
Discussing with your colleagues confidential data from a research paper that you are reviewing on academic journal। आप कभी भी डेटा को अगर आप डिस्कस ही कर लोगे तो वो कॉन्फिडेंशियल कैसे रहा। आप कभी भी किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा को किसी के साथ यहाँ पर डिस्कस कर ही नहीं सकते हो। लास्ट इज योर सबमिटिंग द सेम रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिशिंग इन मोर देन वन जर्नल। जो रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है एक से ज़्यादा में, आप उसको सबमिट कैसे कर सकते हो भाई। आप किसी और की रिसर्च को लेकर आपने डायरेक्टली उसको कॉपी कर छाप रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी, यानी कि असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी एंड रिसर्च स्टूडेंट ओनली। एक प्रॉब्लम को आप एक रिसर्च को या रिसर्चर को या पीएचडी गाइड को दो, यहाँ पर एक ही रिसर्च को आप सभी को दे दोगे तो उस पर दुनिया उनका यूनिकनेस क्या लेकर आएंगे यहाँ पर वो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी मैं 2 बार ऊपर करा चुकी हूँ। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे इन द कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू। आप देखो ऊपर आपने क्या था MLA के अकॉर्डिंग, यहाँ पर है आपका APA फॉर्मेट है आपका। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका। चलिए देखो पहली बात तो एपी के अंदर कभी भी आपका क्या होता है स्टार्टिंग में फुल स्टॉप नहीं आता है, तो ये आपका यही गलत हो गया स्टार्टिंग वाला, ठीक है। आप इसमें से देखोगे 2010 ये आपका सेम चलेगा। अब देखो यहाँ पर आपका क्या आता है इसके अंदर फुल स्टॉप आप इसके बाद लगाते हो कि आप बंदे का पहले लास्ट लेटर लिखते हो, लास्ट सरनेम उसका, आफ्टर दैट उसका नेम का फर्स्ट लेटर लिखोगे, फिर ईयर आता है आपका, फिर आपने जो रिसर्च करी है कहाँ पर रिसर्च करी है एंड आफ्टर दैट किस चीज़ के बारे में आपने यहाँ पर रिसर्च करी है। तो इसके अंदर क्या रहेगा बेसिकली जो आंसर है इसका वो है 74th का आपका आंसर ए। चलो देखो स्टार्ट अब दोबारा से आपका आ गया है यहाँ पर रिसर्च के स्टेप्स को आपने सीक्वेंस के अंदर लगाना है यहाँ पर। चलिए पहला रिसर्च प्रॉब्लम तो क्या है आपका फर्स्ट स्टेप होगा, यानी कि फर्स्ट ये आपका गलत, ये आपका गलत। सेकंड में आपका सेकंड दिया हुआ है यानी कि लिस्टिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम आपने डिसाइड की उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। चलिए अब आता है आपका थर्ड या फोर्थ, ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा या मेथडोलॉजी कि बेटा जब तक आप डेटा को कलेक्ट नहीं करोगे आप आगे की प्रोसेस को डिसाइड ही नहीं कर सकते हो। आपने डेटा को कलेक्ट करना है यहाँ पर, फिर डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पास डेटा कैसा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप आगे की प्रोसेस डिसाइड करोगे ना। अगर आपको डेटा ही बहुत ईजी मिल गया है या डेटा ही आपको ऐसा मिल गया जैसा आपको चाहिए था तो आपकी मेथोडोलॉजी अलग होगी। बट अगर आपको डेटा वो मिला है जो आपको नहीं चाहिए था, आपको उसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है या फिर आपको और डेटा या दूसरी जगह से डेटा कलेक्ट करना है तो आपकी मेथोडोलॉजी यहाँ पर अलग होगी। तो फर्स्ट यू विल कलेक्ट द डेटा एंड आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा यू विल स्ट्रेटेजाइज योर मेथोडोलॉजी। तो यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा उसके बाद आपका मेथोडोलॉजी, आपको जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप डेटा को एनालाइज करोगे और एनालिसिस के बेस पर आप क्या दोगे यहाँ पर रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो द करेक्ट आंसर इज योर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है यहाँ पर। चलो A hypothesis is made on the basis of a limited evidence as a starting point for further investigation। बिल्कुल देखो लिमिटेड एविडेंस इसलिए इसको क्या बोला जाता है टेंटेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है, क्योंकि अभी एक आप प्लान बनाते हो किसी चीज़ को करने के लिए, प्लान ए प्लान बी, तो उसको प्लान को बनाने के टाइम यू डोंट हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन और द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। आप प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे काम करते जाओगे तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा मिलता जाएगा आपके। तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आपने काम को कैसे करना है, रिसर्च को कैसे करना है, वो क्या होती है आपकी जो कैसे करना है उसके लिए जो आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हो दैट इज कॉल्ड योर हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका इनकरेक्ट, तो ये आपका सही है बिल्कुल। A hypothesis is a basis of reasoning without any assumption of the। तो बिल्कुल सही बात है, आप पहले से कोई चीज़ एक टेंटेटिव लेकर चलते हो कि ऐसा होगा ऐसे करेंगे, उस टाइम पर आपके पास क्या होता है कोई भी ट्रुथ का विदाउट एनी assumption of its truth, आप उसके ट्रुथ की कोई भी assumption यहाँ पे या जजमेंट आप नहीं देते हो, आप उस चीज़ को पहले मानकर चलते हो यहाँ पर। हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेनन। प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन ऑब्वियस सी बात है काम कैसे होगा ये आपने पहले से ही तय कर रखा है यहाँ पर। एंड साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, गलत है। तो द करेक्ट आंसर इज योर डी, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग, बाकी सारी क्या है आपकी सही है। The research that aims at immediate application is
वो कौन सी होती है? मैंने आपको बोला है भैया एनटीए का प्यार कौन सा है आपका? एक्शन रिसर्च। यानी कि एक्शन रिसर्च किस लिए होता है आपका? इसके अंदर देखो 2 वर्ड आते हैं आपका, एम्यूलेट, यही होता है आपका इमीडिएट एप्लीकेशन, या फिर टू इम्प्रूव समथिंग, ये होती है आपकी साइक्लिक रिसर्च होती है, जिसके अंदर आपका होता है PIAOR, ठीक है, PAOR सॉरी, PAOR, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। आपका एम्पेरिकल रिसर्च जो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, कंसेप्ट जो कंसेप्ट के बेस होगी, फंडामेंटल आपकी जो बेसिक रिसर्च होती है, आपको जीरो से स्टार्ट कर कुछ एक थ्योरी यहाँ पर क्रिएट करते हो, दैट इज नोन एज योर फंडामेंटल रिसर्च। चलिए, when two or more successive footnotes refer to the same work which one of the following expression is used। देखो, यानी कि जब आपके 2 से या 2 से ज्यादा फुटनोट्स आपके एक ही वर्क को यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए आपका कौन सा यहाँ पर यूज होता है? सो द करेक्ट आंसर इज योर, अरे आंसर ही ठीक है यहाँ तो, चलो ए, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए। अब इनके बारे में आप देखोगे, यानी कि आपकी इनके बारे में मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ। आप एक ही लाइन के बाद जो 2-3 लाइन बाद छोड़कर आपका वही सेम लाइन आपकी रिप्रेजेंट होती है, तो आप उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हो? लास्ट में समरी के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? नेक्स्ट पेज पर आपकी वही प्रीवियस पेज वाली इन्फॉर्मेशन ली गई है दोबारा से, तो वहां पर आप उस पेज की इन्फॉर्मेशन को ना लिखकर सिर्फ एक चीज लिख देते हो। तो इनके बारे में आप यहाँ पर मुझे बताओगे इसके आंसर क्या रहेंगे आपके। नेक्स्ट आपका कॉन्फ्रेंस आर मेंट फॉर, कॉन्फ्रेंस आपके किस चीज के लिए होते हैं? मल्टीपल टारगेट ग्रुप। भाई कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके जो ग्रुप्स आएंगे वो किसी भी तरीके के बंदे यहाँ पर आ सकते हैं, उनके अंदर आप ग्रुप डिस्कशंस करते हो, शोकेसिंग न्यू रिसर्च, कोई नई चीज है उसके ऊपर डिस्कशन करोगे, उनको शोकेस भी करोगे, यानी कि द करेक्ट आंसर इज योर ऑल ऑफ द अबव। चलो, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च मीन्स, अब यहाँ पर एक्सपोज फैक्टर रिसर्च आपकी क्या है? एक तो मुझे कमेंट में बताओ कि ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है या आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है। जल्दी से मुझे इसी टाइम कमेंट के अंदर करके बताओगे कि कौन सी रिसर्च है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज, ठीक है। अब एक्सपोज फैक्टर रिसर्च आपकी होती क्या है? तो बच्चे ये आपकी एक ऐसी रिसर्च होती है जो इंसिडेंट के होने के बाद कैरी की जाती है आपकी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट या प्रायर टू द इंसिडेंट? जी, आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है। आपने कोई काम कर दिया है, उस काम के बाद आप इस रिसर्च को कैरी करोगे। जैसे कि आपके मिड डे मील, यानी कि मिड डे मील को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? रिसर्च कैरी आउट कर रहे हो कि मिड डे मील कैसे बांटी गई है, कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लोगों तक फायदा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। तो वो इंसिडेंट होने के बाद आप ये चीजें कर रहे हो सारी के सारी, ठीक। चलो, रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, रिसर्च एथिक्स के अंदर कौन सी चीज को आप इंक्लूड यहाँ पर नहीं करते हो? ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी होनी चाहिए, उससे बात है भाई, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी तो बिल्कुल ही होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, रिसर्च किस पर्पज से करो ये होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्टिविटी उसके अंदर नहीं होती है। रिसर्च एथिक्स का सब्जेक्टिविटी से कोई काम नहीं है, रिसर्च का काम जरूर है सब्जेक्टिविटी से, लेकिन रिसर्च एथिक्स का काम वहाँ पर नहीं है आपका। देखो रिसर्च एथिक्स से कितने क्वेश्चन हैं आपके। A hypothesis is a, hypothesis आपका क्या है? लो है, क्वेनन है, पोस्टुलेट है? जी नहीं, ये आपका एक सपोजिशन होता है कि आने वाले काम को किस तरीके से किया जाएगा, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है आपकी। Suppose you want to investigate the working efficiency of nationalized bank in India. Which one of the following would you follow? आपने क्या करना है यहाँ पर? वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है यहाँ पर। तो आप कौन सी चीज़ों के बारे में, इन कौन से सैम्पलिंग को यहाँ पर फॉलो करोगे? अब देखो नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया में एरिया तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया है? ऑल ओवर इंडिया लिया गया है। यहाँ पर सिक्वेंशियल में क्या करते हो आप? स्टेप बाय स्टेप चलते हो, यहाँ पर ये नहीं ले सकते। कोटा के अंदर अब एक छोटा सा कोटा डिसाइड करते हो, तो ये कौन सा रहेगा आपका? मल्टी स्टेज। पहले आपने क्या कर लिया? एक छोटे स्टेज से आप स्टार्ट करोगे यहाँ पर कि पहले रूरल बैंक, फिर अर्बन बैंक, फिर आपके नेशनलाइज्ड बैंक, इस तरीके से आप छोटे छोटे बैंक के स्टार्ट करते हुए ऑल ओवर द इंडिया के नेशनलाइज्ड बैंक की वर्किंग एफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेट यहाँ पर कर सकते हो। कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन, कंट्रोल ग्रुप कंडीशन आपकी किस फैक्टर में अप्लाई आपकी होती है? देखो कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर आपका बेसिकली क्या आ गया यहाँ पर? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सर्वे के अंदर कंट्रोल करेगा, हिस्ट्री के अंदर कंट्रोल आप कर सकते हो। भाई हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर तो आप कंट्रोल ग्रुप आपका कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है आप उसके अंदर चेंजेस कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। डिस्क्रिप्टर आपका क्या होता है? एज इट इज, जो चीज आपने लेनी ही एज इट इज है उसके अंदर आप कंट्रोल ग्रुप कैसे रहेगा? जी नहीं। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, क्योंकि वहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एक्सपेरिमेंट कर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को लगाकर कुछ नया यहाँ पर क्रिएट करोगे यहाँ पर। तो ये
आपके हाथ में है ना एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। तो कंट्रोल कहाँ पर करोगे आप, एक्सपेरिमेंटल के अंदर ही तो कंट्रोल करोगे। सिंपल सी चीज़ है, बस इतनी सी बात है। चलो, वर्कशॉप आर मेंट फॉर, वर्कशॉप आपके किसके लिए होता है, ये मैंने ऊपर आपको दोबारा बताया। लेक्चर्स के लिए नहीं, लेक्चर्स के लिए आपको या तो कॉन्फ्रेंस होगा या आपका सेमिनार होगा। मल्टीपल टारगेट के ग्रुप के साथ आपका कॉन्फ्रेंस होता है, शोकेस न्यू थ्योरीज के साथ भी आपका कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार, इनमें से दो होगा, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्या है उनका। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ये बताया था मैंने, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ड्रिल प्रैक्टिस, ठीक है। हैंड्स ऑन वर्क, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सेम चीज़ है आपकी। तो वर्कशॉप आपकी इसी चीज़ के लिए होती है, जहाँ पर आपकी स्किल को डेवलप किया जाता है बेसिकली। चलिए, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च टूल। अब देखो, पहले तो रिसर्च टूल क्या होता है, जिन टूल्स की हेल्प से या फिर जिन भी चीज़ों की हेल्प से आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, या फिर रिसर्च करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का आप यूज़ कर रिसर्च करते हो, दैट इज नोन एज योर रिसर्च टूल। तो इसके अंदर ग्राफ, इलस्ट्रेशन, इनका आप रिसर्च टूल नहीं है ये आपके रिसर्च करने के बाद जो आप रिसर्च की आप एक समरी बनाते हो, रिसर्च को लिखते हो, रिसर्च को प्रेजेंट करते हो, उस चीज़ में आएंगे आपके ये, ठीक है। ये है आपके क्वेश्चनियर, क्योंकि आप जब रिसर्च करोगे, लोगों से क्वेश्चंस पुट अप करोगे, लोगों से जाकर क्वेरीज पुट अप करोगे, तो वहां आप इस टूल को यूज कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछकर आप रिसर्च को कर रहे हो आप बेसिकली। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट योर क्वेश्चनियर। चलो बच्चा देखो, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, ये सारे के सारे मैं आपके लिए ढूंढ कर लाती हूँ, यहाँ से PYQ ढूंढ कर लाती हूँ, उनके आंसर्स ढूंढ कर लाती हूँ, सब कुछ आपको बताती हूँ। ये सारे आपके PYQs हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो इफ यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। चलो, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 87। रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल। आप यहाँ पे रिसर्च एथिक्स नहीं मानी जाएगी, रिसर्च जो आपने कंडक्ट करी है उसको एथिकल नहीं माना जाएगा। इफ इट ट्राई टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट। भाई पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, पूरी रिसर्च के अंदर सिर्फ आप एक ही पॉइंट को प्रूव करना चाहोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एथिकल, सॉरी, नॉट कंसिडर्ड एथिकल, एथिकल नहीं माना जाएगा। ओके सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर कुछ और रेज्यूम कर लिया था। देखो, रिसर्च के अंदर आप किसी एक टॉपिक, मैंने आपको ऊपर बताया था कि रिसर्च के अंदर आपका ओनली अ टॉपिक विल बी प्रोवाइड वन टू अ वन पार्टी, रिसर्च को या गाइड को। तो आप उसी पॉइंट को क्या करते हो, प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करते हो इसके अंदर। डज नॉट एंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। प्राइवेसी क्यों नहीं, कॉन्फिडेंशियल है वो आपकी रिसर्च, तब तक आपकी क्या होगी, पब्लिश नहीं होगी, वरना कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी कर लेगा, आप क्रेडिट ले जाएगा सारा का सारा। अगर आपने ऐसा किया या फिर आपने किसी दूसरे बंदे की, कॉन्फिडेंशियल पार्टी है कोई, उसकी नॉलेज को या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को आपने रिवील कर दिया, तो वो आपके एथिकल नहीं माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप प्राइवेसी को किसी भी तरीके से आप ब्रेक नहीं कर सकते यहाँ पर। डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डाटा साइंटिफिकली, ठीक है। फिर है आपका इज नॉट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका सबसे, देखो ये भी डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, ये भी आपका अनएथिकल होता है। इन्वेस्टिगेट करना सबसे बड़ा पार्ट है आपका, लेकिन आपको यहाँ पर वेटेज पर आंसर देना है। तो देखो, प्राइवेसी जो क्या है आपकी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखने वाली चीज होती है। अगर आप उसी चीज को फॉलो नहीं करोगे, देन यू आर नॉट डूइंग द रिसर्च, नॉट डूइंग योर रिसर्च इन अ एथिकल वे। चलो, A research paper is a brief report of research work based on, ठीक है। आप जो रिसर्च पेपर लिखते हो वो क्या है, एक ब्रीफ रिपोर्ट होती है आपके रिसर्च वर्क की, किसके ऊपर, प्राइमरी डेटा ओनली। सेकंड क्या आप सिर्फ प्राइमरी डेटा लेते हो, और प्राइमरी डेटा कौन सा होता है आपका, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, कि जो चीज़ सबसे पहले आपने ढूंढी है उसको पहले उसको किसी भी बंदे से आपने किसी की सर्च की हुई इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ नहीं किया है। अगर आप ऐसा यूज़ करते हो तो वो आपकी सेकेंडरी हो जाती है, आप खुद ऑथेंटिसिटी होती है उस डाटा के अंदर। अगर आप खुद से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है तो वो प्राइमरी है। तो रिसर्च के अंदर बच्चे आप दोनों लेते हो, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। जो लिटरेचर रिव्यू है आपका क्या है, वो भाई वो आपका सेकेंडरी डेटा ही तो है। दूसरे बंदे के पास जाकर उनसे रिव्यू ले रहे हो, उनसे क्वेरीज ले रहे हो, सॉल्व करा रहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हो आप, ये क्या है आपका सेकेंडरी डेटा है वो आपका। न्यूटन gave 3 basic laws of motion. The research is categorized as, so न्यूटन ने आपके क्या दिए थे, लॉ दिए हैं। यहाँ पर जब न्यूटन कोई न्यू थ्योरी दी आपको, न्यू थ्योरी आप किसके अंदर देते हो, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं, सैंपल सर्वे, फंडामेंटल रिसर्च है वो आपकी। अब अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो वो आपकी अप्लाइड रिसर्च, यानी कि जब बेसिक रिसर्च को हम यूज कर कोई नई चीज देंगे या फिर उसको हम यूज करेंगे तो दैट इज पार्ट ऑफ योर अप्लाइड रिसर्च। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। A group of experts in a specific area of knowledge assembled at a place and prepared a syllabus for a new course. The process may be termed as, उसको क्या बोला जाएगा। अब देखो,
एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है, ठीक है, किसके लिए, एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज के लिए, जो क्या हुए हैं एक प्लेस पर अराइज हुए हैं आपके, एंड प्रिपेयर सिलेबस फॉर अ न्यू कोर्स। अब न्यू कोर्स के अंदर, न्यू कोर्स एक डेवलप हो रहा है, उसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको उस बारे में नॉलेज देंगे, उस बारे में आपकी नॉलेज। अब ये जो न्यू कोर्स है ये क्या है, आपकी स्किल डेवलपमेंट है आपकी। स्किल डेवलपमेंट किसके अंदर आएंगे, आपकी वर्कशॉप के अंदर आएंगे आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है आपका। अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज असेंबल एट अ प्लेस एंड प्रिपेयर अ सिलेबस फॉर अ न्यू कोर्स। बच्चे देखो ये आपका सेमिनार भी हो सकता है। चलिए इसके मैं आंसर पर आपका श्योर नहीं हूँ, इसका मैं स्टार लगा रही हूँ। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है और अगर आप मुझे बता सकते हो तो देन प्लीज कमेंट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आज के लिए इतना ही। इफ यू आर लाइकिंग माय एफर्ट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। हम मिलते रहेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले और क्वेश्चंस के साथ और पीवाईक्यूज क्वेश्चन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे या किसी और यूनिट के आपके पास पीवाईक्यूज मैं लेकर आऊँ देन प्लीज लेट मी नो in the comment section. Till then, tata, bye bye, good luck.